हाँ जी, सभी को राम राम नमस्कार जी। आशा और उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और आपकी जो तैयारी है वो भी बड़े अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो हरियाणा पुलिस और सीईटी मेंस को लेकर के जो कंप्यूटर क्लास चली हुई थी, वे आज एक बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का हम जिक्र करेंगे और वो टॉपिक होगा हमारा ईमेल का। ईमेल से आपके एचएससी के अंदर हर बार हर एक एग्जाम के अंदर कोई ना कोई सवाल जो है वो एक तरीके से जरूर पूछा जाता है। और वो सवाल पूछने के अलग अलग तरीके हैं कि भाई ईमेल क्या होता है, ईमेल के कंपोनेंट क्या होते हैं, इनबॉक्स क्या कार्य करता है, प्राइमरी इनबॉक्स क्या होता है, उसके साथ साथ जंक या स्पैम ईमेल क्या होती हैं। और उसके साथ साथ ईमेल से जो जुड़े हुए प्रोटोकॉल हैं कि जैसे एसएमटीपी क्या होता है, पीओपी क्या होता है, आईमेप क्या होता है, या फिर मेल सर्वर किसे कहा जाता है। और उसके साथ साथ एक जो सबसे आपका एक डाउट रहता है कि जब भी कोई ईमेल से एक तरीके से आपके पास आती है, आपके मोबाइल के अंदर जो ईमेल देखते हो, कि एक हमें इस चीज का भ्रम रहता है कि हमारे मोबाइल के अंदर या हमारे कंप्यूटर के अंदर जो भी ईमेल आती है वो हमारे मोबाइल या कंप्यूटर के अंदर ही स्टोर होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो इस बारे में ईमेल से रिलेटेड जो भी जानकारियां हैं वो सारी जानकारियां एग्जाम पॉइंट ऑफ पर्पज से, और उसके साथ साथ कि भाई हम डेली रूप से ईमेल जो प्रयोग करते हैं उसके पर्पज से आज ये क्लास रहेगी, और इसके अंदर बहुत ईमेल को बड़े अच्छे तरीके से हम पढ़ने का काम करेंगे। तो पूरी इस क्लास को देखिएगा भाई। चलिए जी, हम शुरुआत करते हैं कि ईमेल, कि भाई ईमेल होता क्या है, कहां पर इसकी जरूरत पड़ती है। ईमेल जिसे कहा जाता है, ई का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक मेल, या फिर कई बार इलेक्ट्रॉनिक मैसेज भी जो है वो एक तरीके से इसको कह दिया जाता है। कि कई ऐसी वस्तुएं हैं जो हमें एक तरीके से स्पष्ट रूप से दिखाई देती है या जिनको हम एक तरीके से छू सकते हैं। हम कंप्यूटर के अंदर कॉमन एक हार्डवेयर शब्द प्रयोग करते हैं कि भाई कोई भी कंप्यूटर का वह एक तरीके से वह हिस्सा जिसे हम छू सकते हैं या देख सकते हैं वो कंप्यूटर का हार्डवेयर हिस्सा होता है। लेकिन जब हम इसे फिजिक्स के रूप में देखें कि किसी भी जो फिजिकल क्वांटिटी होती है, को जो ठोस पदार्थ वाली अवस्था होती है, तो वो उस पदार्थ को कहा जाता है जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। जैसे ये पेन है तो मैं इसको टच कर सकता हूँ या छू सकता हूँ। तो जो इसकी जो एक तरीके से पोजिशन हुई या इसकी जो अवस्था हुई वो क्या होगी, वो ठोस या फिर फिजिकल अवस्था इसकी मानी जाएगी। लेकिन जो ये इलेक्ट्रॉनिक शब्द है, इलेक्ट्रॉनिक शब्द क्या होता है, किसी एक ऐसी चीज जिसको छुआ नहीं जा सकता, जिसको हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक एक सॉफ्ट कॉपी के रूप में क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे कि कंप्यूटर के अंदर बहुत सारा जो डेटा है वो एक तरीके से स्टोर रहता है। बहुत सारा डेटा, कोई भी डेटा हो सकता है कि जैसे फोटो है, या कोई वीडियो है, या कोई ऑडियो डेटा है, पीडीएफ फाइल है। ये बहुत सारा जो डेटा है वो एक तरीके से कंप्यूटर के अंदर या फिर मोबाइल के अंदर स्टोर रहता है। लेकिन इनको हम एक तरीके से अपने मोबाइल स्क्रीन या कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर सिर्फ और सिर्फ देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि भाई हाँ, हम कंप्यूटर के अंदर या फिर मोबाइल के अंदर उंगली डाल करके उनको टच कर सकें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो एक ऐसा इस प्रकार का डेटा, मतलब कंप्यूटर के अंदर इस प्रकार के डेटा के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है, और वो शब्द होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा। और इलेक्ट्रॉनिक शब्द क्यों आता है, क्योंकि जो हमारा कंप्यूटर जो होता है वो एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या इलेक्ट्रॉनिक मशीन ही होती है। तो कंप्यूटर के अंदर स्टोर होने वाला या प्रयोग होने वाला कुछ ऐसा डेटा जिसको हम क्या कर सकते हैं, जिसको हम सॉफ्ट कॉपी के रूप में देख सकते हैं, उनको फिजिकली टच नहीं कर सकते, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम इलेक्ट्रॉनिक फाइल या फिर इलेक्ट्रॉनिक डेटा उसको कहते हैं। और ये एक प्रकार का ईमेल भी एक ऐसा ही मैसेज होता है जिसके अंदर, मतलब जिसको सिर्फ और सिर्फ देखा जा सकता है, जिसको पढ़ा जा सकता है। उसके बाद कि भाई ये जो मेल या जो मैसेज है, ईमेल को एक प्रकार से संदेश के रूप में प्रयोग किया जाता है या मैसेज के रूप में प्रयोग किया जाता है। और मैसेज के रूप में भी कैसे, कि जैसे जो पुराने समय में, जो पुराने टाइम होता था कि भाई राजा महाराजा के समय, जो उस समय का जो काल होता था, उस समय जो मैसेज भेजने के लिए या संदेश भेजने के लिए, कि भाई कुछ एक जैसे पक्षी या कबूतर वगैरह का प्रयोग किया जाता था, या फिर कोई व्यक्ति जो है वो एक तरीके से विशेष रूप से भेजा जाता था कि भाई ये इस राजा का मैसेज है, वो आपको उस राजा के पास देकर जाना है। फिर उसके बाद जैसे जैसे धीरे धीरे बदलाव हुए कि भाई मैसेज भेजने का तरीका अलग हो गया।
लेकिन आज वर्तमान समय में किसी के साथ हमें बातचीत करनी होती है, किसी को हमें संदेश भेजना होता है, किसी को हम डेटा भेजना होता है, तो हम अलग अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं या अलग अलग प्रकार की एप्लीकेशन का प्रयोग करते हैं। कि जैसे आप व्हाट्सएप प्रयोग करते हो या इंस्टाग्राम प्रयोग करते हो, बहुत सारी चीजें जो हो वो एक तरीके से प्रयोग करते हो। लेकिन जो ये इस प्रकार की एप्लीकेशन आती है या इस प्रकार के संदेश या इस प्रकार के जो इंफॉर्मेशन आते हैं, इन इंफॉर्मेशन को एक इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन या व्यक्तिगत रूप के रूप से देखा जाता है। कि जैसे आप व्हाट्सएप के रूप पे व्हाट्सएप का प्रयोग करके किसी एक व्यक्ति के पास या अपने फ्रेंड सर्कल के पास कोई डेटा या कोई टेक्स्ट या कोई मैसेज जो है वो एक तरीके से भेजते हो, तो इस डेटा या इस मैसेज को एक इंडिविजुअल या व्यक्तिगत रूप से या व्यक्तिगत तरीका जो है वो एक तरीके से माना जाता है। लेकिन जब बात ऐसी हो कि एक प्रोफेशनल तरीके की बात करें हम, कि भाई कोई बड़ी कंपनी है, उस बड़ी कंपनी के अंदर हजारों व्यक्ति काम कर रहे हो और उनको आपस में किसी मैसेज का एक तरीके से आदान प्रदान करना हो या कुछ भी एक रूप में बातचीत करनी हो, या किसी कंपनी को एक बढ़िया अच्छे तरीके से प्रोफेशनल मैसेज वो किसी दूसरी कंपनी को भेजना हो, कि जैसे आपने मेल के अंदर देखा होगा कि किसी फ्लिपकार्ट या अमेजोन कंपनी या कोई भी मैसेज या कोई भी आता है वो एक बड़े अच्छे तरीके से आता है। तो उसी मामले में जब एक प्रोफेशनल मैसेज की बात की जाए, या प्रोफेशनल भी छोड़ दो, कि एक आधुनिक तरीके के मैसेज की बात की जाए, तो वो जो मैसेज है कि जब भी एक प्रोफेशनल तरीके से मैसेज या आधुनिक तरीके के मैसेज की आवश्यकता पड़ती है, तो हम किसका प्रयोग करते हैं? हम ईमेल का प्रयोग करते हैं। या फिर इसको ये लगा लीजिए कि ईमेल, जिसे इलेक्ट्रॉनिक मेल कहा जाता है, और इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या होता है? ये आधुनिक रूप से भेजने वाला मैसेज का एक तरीका होता है। ठीक है ना? यह है एक आधुनिक या प्रोफेशनल फॉर्मेट होता है, जिसका प्रयोग जिसका प्रयोग इंफॉर्मेशन या डाटा भेजने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये तो है ईमेल की एक तरीके से डेफिनेशन। अब अगर हमें ईमेल भेजना हो तो सबसे पहले हमें किसकी जरूरत पड़ती है? हमें जरूरत पड़ती है ईमेल अकाउंट की या ईमेल एड्रेस की। हमें किसकी सबसे पहले जरूरत पड़ेगी? हमें ईमेल अकाउंट या फिर ईमेल एड्रेस की जरूरत पड़ेगी। कि आप अपना जो ईमेल एड्रेस है वो एक तरीके से जीमेल पर, या बहुत सारी कोई ईमेल अकाउंट होते हैं कि जैसे याहू पर या outlook.com पर आप अपना ईमेल एड्रेस बनाते हो। तो जैसे मान लो कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं कि जैसे मान लो कि आप अपने कंप्यूटर या ईमेल के अंदर कुछ इस प्रकार का ईमेल अकाउंट जो है वो एक तरीके से प्रयोग करते हो, abc@gmail.com। कि जब भी हमें ईमेल एक तरीके से किसी को भेजना होगा, किसी को रिसीव करना होगा, तो सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होगी? हमारे पास एक ईमेल एड्रेस जो है, और ईमेल एड्रेस भी कौन सा? वैलिड ईमेल एड्रेस। वो ऐसा नहीं कि भाई इनवैलिड हो, कि वह ईमेल एड्रेस जिसको रीड किया जा सके या जिसका प्रयोग करके मैसेज को प्राप्त कर सके या ईमेल को हम भेज सकें, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम वैलिड ईमेल एड्रेस कहते हैं। कि इसी के अंदर अगर ईमेल की बात करें, तो ईमेल की जो एक शुरुआत की जाती है, ईमेल की शुरुआत की जाती है 1971 के अंदर। और 1971 के अंदर जो शुरुआत करने वाले व्यक्ति थे, उनका नाम था रे टॉमलिंसन। रे टॉमलिंसन के द्वारा 1971 के अंदर ईमेल की शुरुआत की गई। और ईमेल की जब शुरुआत की गई थी, तो उस समय भी एक तरीके से ईमेल एड्रेस की आवश्यकता थी। लेकिन उस समय जो ईमेल एड्रेस था वो एक इंडिविजुअल नेम या कंपनी के नाम से प्रयोग किया जाता था। कि सिंपल नाम रख दिया, कि जैसे कोई राहुल नाम का व्यक्ति अगर ईमेल एड्रेस बना रहा है, तो राहुल 123 कुछ ऐसे एक तरीके से नाम रख दिया। प्रॉपर कुछ ऐसा एक प्रॉपर फॉर्मेट उस समय नहीं था।
तो 1972 के अंदर एक बदलाव किया गया रे टॉमलिंसन के द्वारा, और 1972 के अंदर एक सिंबल, एक निशान का प्रयोग किया गया, और वो सिंबल, वो निशान कौन सा था? एट द रेट। 1972 के अंदर किसका प्रयोग किया गया? एट द रेट का प्रयोग किया गया। और इस एट द रेट सिंबल ने, इस एट द रेट सिंबल ने ईमेल एड्रेस के ऊपर एक प्रभाव डाला या एक इफेक्ट डाला, और वो इफेक्ट कौन सा था? कि जो जो हमारा ईमेल एड्रेस आज वर्तमान समय में हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं कि भाई abc@gmail.com, तो जो ये एट द रेट सिंबल है, ये एट द रेट सिंबल किसी भी ईमेल एड्रेस को दो हिस्सों में डिवाइड करता है। और वो दो हिस्से कौन से? कि एट द रेट से पहले जो ये एबीसी लिखा है, इस एबीसी को नाम दिया जाता है और इसको हम कहते हैं यूजर नेम। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है यूजर नेम। और जो एट द रेट के बाद जो gmail.com लिखा है, इसको एक नाम दिया जाता है और इसको हम कहते हैं डोमेन नेम। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं डोमेन नेम। यानी कि ईमेल जिसका आविष्कार 1971 के अंदर रे टॉमलिंसन के द्वारा किया गया, और रे टॉमलिंसन के बाद 1972 के अंदर एक सिंबल का प्रयोग किया गया ईमेल एड्रेस को देने, ईमेल एड्रेस के अंदर प्रयोग करने के लिए। और ईमेल एड्रेस के अंदर जो एट द रेट सिंबल प्रयोग किया गया, उसने ईमेल एड्रेस को या ईमेल नेम को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। जो इससे आगे वाला हिस्सा होगा उसे नाम दिया गया यूजर नेम, और जो इसके जो लास्ट में आता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम कहते हैं डोमेन नेम। अब उसके बाद कि जब भी आप अपना ईमेल अकाउंट एक तरीके से खोलते हो, कि जैसे मान लो कि भाई आपने जीमेल एक तरीके से ओपन किया, और जीमेल के ऊपर आकर जा करके आपने ऑप्शन सेलेक्ट किया न्यू अकाउंट, कि भाई आप नया अकाउंट जो है वो एक तरीके से जीमेल के ऊपर बनाना चाहते हो। तो जब भी आप नया ईमेल अकाउंट बनाते हो, तो उसमें सबसे पहले जो आपको एक छोटा सा बॉक्स में ऑप्शन दिखाई देता है, और वो ऑप्शन के अंदर एक चीज मांगता है कि भाई आप अपना यूजर नेम जो है वो एक तरीके से सिलेक्ट कीजिए। यूजर नेम मतलब कि भाई आप अपना ईमेल अकाउंट जो है वो किस नाम से बनाना चाहते हैं, वो क्या करता है? उसे हम यूजर नेम एक तरीके से कहते हैं। कि मान लो कि भाई आपका नाम राहुल है, और आप राहुल के नाम से क्या करना चाहते हो? एक ईमेल एड्रेस या ईमेल नाम जो है वो एक तरीके से रखना चाहते हो अपनी ईमेल का। तो जैसे ही कि भाई आप चाहते हो कि राहुल123 जो है वो एक तरीके से नाम इसके अंदर दिखाई दे, या आपकी ईमेल एड्रेस के अंदर ये नाम होना चाहिए। तो यूजर नेम के अंदर जैसे ही आप नाम टाइप करोगे, तो नाम टाइप करते ही आपका एक प्रॉपर प्रॉपर ईमेल का नाम जो है वो आपको दिखाई देगा। अब ईमेल नाम के साथ जब भी हम ईमेल का नाम रखते हैं, तो उसकी एक खास बात क्या होती है? कि ईमेल का जो एड्रेस होगा वो हमेशा एक तरीके से यूनिक एड्रेस होना चाहिए। यूनिक मतलब कि एक ऐसा एड्रेस जो किसी के साथ मैच नहीं होता। यानी कि आप ईमेल एड्रेस के अंदर जो यूजर नेम रखोगे, वो यूजर नेम ऐसा होना चाहिए जो किसी अन्य ईमेल एड्रेस का यूजर नेम ना हो, वो एक तरीके से यूनिक हो। मतलब कि अगर जीमेल के ऊपर राहुल123 नाम का यूजर नेम किसी और ने ले रखा होगा, तो आप इसको प्रयोग नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहली चीज क्या? कि जब भी आप अपना मतलब किसी भी ईमेल सर्वर पर जब भी आप नया अकाउंट बनाते हो, तो उस नए अकाउंट को बनाते समय सबसे पहले आपको क्या डिसाइड करना पड़ता है? यूजर नेम डिसाइड करना पड़ता है। आपको यूजर नेम बनाना पड़ता है, और उस यूजर नेम के अंदर सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए? कि भाई वो यूजर नेम एक प्रकार का यूनिक होना चाहिए। यूनिक मतलब कि वो आपको ही ऐसा नहीं कि भाई जो यूजर नेम आपने सेलेक्ट किया, वो यूजर नेम उस मेल सर्वर पर कोई और अन्य व्यक्ति एक तरीके से प्रयोग कर रहा हो। वो क्या होगा? वो आपको वैलिड मतलब वो एक प्रकार का वैलिड यूजर नेम जो है वो एक तरीके से ये नहीं होगा। तो उसके बाद यूजर नेम की विशेषताओं के अंदर बात करें, तो सबसे पहली चीज क्या? ये क्या होना चाहिए? यूनिक होना चाहिए। यूनिक मतलब है किसी और के साथ मैच नहीं होना चाहिए, कि भाई वही नाम जो है वो किसी और के साथ मैच हो रहा हो। उसके बाद कि जो हम एक तरीके से यूजर नेम बनाते हैं,
तो यूजर नेम बनाते समय हम किस किस चीज का प्रयोग कर सकते हैं, तो उसके बारे में हम देखें। तो यूजर नेम बनाते समय हम क्या, एक तो अल्फाबेट का प्रयोग कर सकते हैं। अल्फाबेट मतलब ABCD वगैरह कुछ जो ये चीजें हैं वो एक तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। और अल्फाबेट में भी अगर स्मॉल लेटर की बात की जाए या कैपिटल लेटर की बात की जाए, दोनों प्रकार के अल्फाबेट जो हैं वो यूजर नेम बनाते समय प्रयोग किए जा सकते हैं। उसके बाद कि हम अपना यूजर नेम बनाते समय 0 से लेकर के 9 तक किसी भी अंक का जो है वो एक तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। कि जैसे XYZ123.com 123@gmail.com, मतलब कि जब भी हम ईमेल आईडी के अंदर यूजर नेम बनाएंगे तो उस यूजर नेम की कुछ एक आपकी कंडीशन होती है या कुछ एक उसकी विशेषताएं होती हैं कि भाई आपका यूजर नेम इन कंडीशन के आधार पर बनाया जा सकता है। और उनमें पहली कंडीशन क्या कि भाई एक तो यूनिक होना चाहिए, और दूसरा जब भी हम यूजर नेम बनाए तो उसके अंदर अल्फाबेट, चाहे वो कैपिटल लेटर के अंदर हो चाहे वो स्मॉल लेटर के अंदर हो, या फिर नंबर जो है वो एक तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद जो चौथा मामला आता है कि भाई जब भी हम यूजर नेम बनाएं तो उस यूजर नेम के अंदर हम किस प्रकार के सिंबल या किस प्रकार के स्पेशल कैरेक्टर जो है वो एक तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। कि जो आपको अपने कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे स्पेशल कैरेक्टर जो हैं वो एक तरीके से दिखाई देंगे कि भाई @ है या $साइन है, ये सारे क्या हैं, ये सारे एक प्रकार के स्पेशल कैरेक्टर होते हैं। लेकिन जब भी ईमेल के अंदर यूजर नेम बनाया जाता है तो हम सिर्फ और सिर्फ 3 स्पेशल कैरेक्टर यूज कर सकते हैं या फिर 3 सिंबल यूज कर सकते हैं, जिनमें से एक जो सिंबल होता है जिसको आप डैश कहते हो, लेकिन उसको कंप्यूटर की भाषा में उसको एक नाम दिया जाता है और उसको हम कहते हैं हाइफन। और उसके बाद जो दूसरे सिंबल की बात करें तो इसका जो इसी तरीके की एक लाइन जो नीचे की तरफ लिखी हुई होती है, और इसको क्या कहा जाता है, इसको एक नाम दिया जाता है, इसको हम कहते हैं अंडरस्कोर। और उसके बाद जब तीसरे सिंबल की बात की जाए, जो डॉट के रूप में क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। यानी कि जब भी हम ईमेल एड्रेस का यूजर नेम बनाएंगे तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 प्रकार के या 3 स्पेशल कैरेक्टर जो हैं वो हम यूज कर सकते हैं। और 3 कैरेक्टर कौन से, एक तो हाइफन जिसको हम डैश कहते हैं, दूसरा अंडरस्कोर, और तीसरा क्या कहलाएगा आपका, डॉट कहलाएगा। इसके अलावा हम किसी भी प्रकार का विशेष कैरेक्टर या किसी भी प्रकार का विशेष सिंबल जो है वो हमने अपने यूजर नेम के अंदर प्रयोग नहीं कर सकते। और इसके साथ साथ एक और खास बात क्या रहती है कि जब भी यूजर नेम का निर्माण किया जाता है, जब भी यूजर के नेम का निर्माण करें, कि भाई जैसे मान लो कि भाई Rahul123.abc@gmail.com एक तरीके से ये यूजर नेम का आप निर्माण करो। तो इसकी भी एक कंडीशन होती है, इसकी भी एक शर्त होती है कि भाई जब भी आप यूजर नेम का निर्माण करोगे तो यूजर नेम का जो टेक्स्ट है, जो करेक्टर है, या इनकी जो संख्या है वो 6 से लेकर के अधिकतम कितनी होनी चाहिए, वो 30 तक हो सकती है। कि आप जब भी यूजर नेम बनाओगे तो यूजर नेम आपका 6 से लेकर के 30 अक्षरों तक का हो सकता है। और ये जीमेल की कंडीशन है कि जब आप जीमेल के ऊपर अपना ईमेल अकाउंट बनाते हो। जब और दूसरे भाई आउटलुक की बात करें तो वहां पर जो ये मामला है, वहां पर ये मामला 6 से लेकर के 64 तक जो है वो एक तरीके से चला जाता है। और उसके बाद जब हम पूरा पूरा ईमेल एड्रेस की बात करें, जो पूरा ईमेल एड्रेस होता है उसकी उसके जो मैक्सिमम करेक्टर हो सकते हैं, उसके मैक्सिमम करेक्टर कितने हो सकते हैं भाई, वो 255 करेक्टर हो सकते हैं। कि जब एक पूरे ईमेल एड्रेस की बात करें तो पूरे ईमेल एड्रेस के अंदर मैक्सिमम कैरेक्टर कितने हो सकते हैं आपके, 254 यानी कि 254 कैरेक्टर हो सकते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ यूजर नेम की बात करें तो जीमेल के ऊपर ये मामला कितना होता है आपका, 6 से लेकर के 30 तक। कि वह मिनिमम 6 और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 30 हो सकते हैं। बाकी के अंदर जो ये मामला है वो आपका कहां तक चला जाता है, 64 तक जो है वो एक तरीके से चला जाता है। और उसके बाद मैंने क्या कहा कि भाई आप अपना यूजर नेम बनाते समय अल्फाबेट, संख्या और सिंबल, सिर्फ और सिर्फ 3 सिंबल प्रयोग कर सकते हो। और 3 सिंबल कौन से, हाइफन और अंडरस्कोर, और तीसरा कौन सा, डॉट। ऐसा नहीं कि भाई हाँ मैं अमेरिका के अंदर या किसी दूसरे देश के अंदर रहता हूं तो भाई मेरे नाम के अंदर $, आना चाहिए।
तो ऐसा बिल्कुल भी, मतलब इस प्रकार के स्पेशल करेक्टर आपके यूजर नेम के अंदर प्रयोग नहीं किए जा सकते। ठीक है ना। किसी यूजर नेम में, यूजर नेम में करेक्टर A to 30, और ये किसके अंदर, जीमेल में। ठीक है। और कई बार कितने, 64, जैसे कई बार आउटलुक में ये चीजें आपको देखने को मिल जाती है। यूजर नेम में करेक्टर संख्या तक हो सकती है। और पूरे ईमेल की बात करें, पूरे ईमेल एड्रेस के करेक्टर वो अधिकतम कितने हो सकते हैं हमारे, 254। उसके बाद कि हम किस चीज का प्रयोग कर सकते हैं, यूजर नेम बनाने के लिए, बनाने के लिए अल्फाबेट ABCD या फिर ABCD और संख्या 0 से 9 तक प्रयोग किया जा सकता है, प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है। विशेष करैक्टर की बात करें, सिर्फ हाइफन, हाइफन मतलब डैश, कोमा, अंडरस्कोर और डॉट का प्रयोग होता है। ठीक है। उसके बाद जैसे मैंने ये 3 सिंबल की बात करी, एक तो आपका जो हाइफन यानी कि डैश है, उसके बाद अंडरस्कोर और उसके बाद डॉट की बात की, कि जब भी हम इन 3 विशेष करेक्टर का या इन 3 विशेष सिंबल का प्रयोग करेंगे तो इनका भी एक तरीके से प्रयोग करने के अंदर इनकी कंडीशन है। और वो कंडीशन कैसे, कि भाई इन तीनों करेक्टर को या इन तीनों सिंबल को ना तो स्टार्ट में लिखा जा सकता, ना इनको एंड में लिखा जा सकता। ना इनको स्टार्ट में लिख सकते हैं, ना इनको हम एंड में लिख सकते हैं। उसके बाद जो डॉट सिंबल है या जो एक ये जो विशेष करेक्टर है, इनको कभी भी एक साथ दो करेक्टर जो है, दो विशेष सिंबल जो है वो एक तरीके से प्रयोग नहीं किए जा सकते। कई बार सिर्फ और सिर्फ डॉट को बताया जाता है कि भाई यूजर नेम बनाते समय एक साथ आप डॉट, दो डॉट जो है वो एक तरीके से प्रयोग नहीं कर सकते। और उसके अलावा यूजर नेम के अंदर एक और खास बात क्या होती है, कि भाई आप यूजर नेम बनाते समय आप स्पेस की का प्रयोग नहीं कर सकते। कि भाई जैसे मान लो कि आप RA और उसके बाद स्पेस दो और HUL कुछ इस प्रकार से लिखो, ये आपका वैलिड यूजर नेम नहीं होगा। तो ईमेल एड्रेस को लिखते समय यूजर नेम में कभी भी आपका स्पेस की का प्रयोग नहीं किया जाता। और उसके साथ साथ जो आप स्पेशल करेक्टर यूज करो, यानी कि जो 3 सिंबल मैंने आपको बताए, उन 3 सिंबल को कभी भी यूजर नेम की शुरुआत में और यूजर नेम के लास्ट में उनका प्रयोग नहीं किया जा सकता। और एक साथ 2 बार इनका प्रयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है ना। स्टार्ट और एंड में स्पेशल करेक्टर प्रयोग नहीं हो सकते। उसके बाद स्पेशल करेक्टर, स्पेशल करेक्टर मतलब कि डैश, अंडरस्कोर और डॉट लगातार 2 बार नहीं लिखे जा सकते हैं। उसके बाद स्पेस की का
प्रयोग नहीं होता, स्पेस की का प्रयोग नहीं होता ईमेल एड्रेस के अंदर। ठीक है, तो ये है एक तरीके से बेसिक जानकारियां। अब उसके बाद एक जो मामला आता है कि आपने ईमेल एड्रेस के अंदर जो भी आप ईमेल प्रयोग करते हो, तो ईमेल के अंदर आपने एक खास बात देखी होगी कि आप जब भी आप ईमेल ओपन करो, जब भी आप अपना ईमेल एड्रेस ईमेल अकाउंट ओपन करो, आप अपने फ़ोन के अंदर देखोगे तो आप अपने फ़ोन के अंदर कुछ इस प्रकार का आइकन जो है वो आपको दिखाई देगा। अगर आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर जीमेल अकाउंट बना रखा है तो आपको क्या होगा, कुछ इस प्रकार से एक सिंबल, एक आइकन जो है वो एक तरीके से दिखाई देता है। आपके ईमेल अकाउंट पर जितनी भी ईमेल्स आती हैं, कि जैसे मान लो कि abc@gmail.com है, और gmail.com एक तरीके से इसके ऊपर जितनी भी ईमेल आईडी आती हो, इनबॉक्स का फोल्डर बना रखा है उसमें ईमेल आईडी आ गई, जो ईमेल आपने भेजी है वो इसके अंदर आ गई, या जो आपने सेंड कर दी हो लेकिन अगले के पास नहीं पहुंची हो वो आउटबॉक्स के अंदर आ जाती है, जो आपने बना दी लेकिन उसको सेव करके रख दिया तो वो किसके अंदर आ जाता है, वो ड्राफ्ट के अंदर आ जाती है। यानी कि आपके ईमेल अकाउंट के ऊपर जितनी भी ईमेल आती हैं, इनबॉक्स के अंदर या सेंट के अंदर या आउटबॉक्स के अंदर या ड्राफ्ट के अंदर जितनी आपकी ईमेल रखी जाती हैं, आप क्या करते हो, जब आपको इन ईमेल्स को देखना होता है तो आप अपने मोबाइल के अंदर कुछ इस प्रकार का एक निशान फोटो दिखाई देगा, इसके ऊपर क्या करते हो, आप क्लिक करते हो, और क्लिक करते ही आपको ये चीजें जो है वो एक तरीके से दिखाई दे जाती हैं। और इस मामले में हमें इस प्रकार का भ्रम होता है कि जो ये सारी ईमेल है, ये सारी ईमेल हमारे मोबाइल के अंदर या हमारे कंप्यूटर के अंदर स्टोर होती हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये सारी ईमेल्स आपके फोन के अंदर स्टोर नहीं होती। ये क्या होता है कि जब भी आप अपना नया ईमेल अकाउंट बनाते हो तो आपके ईमेल अकाउंट पर जो ये सारी ईमेल्स होती हैं, ये सारी ईमेल्स एक बड़े से कंप्यूटर के अंदर स्टोर होती हैं, और उस बड़े से कंप्यूटर को हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सर्वर। और उस सर्वर के अंदर सिर्फ और सिर्फ मेल स्टोर होती हैं, ईमेल स्टोर होती हैं, और सिर्फ आपकी नहीं, उस सर्वर के ऊपर जितने भी ईमेल अकाउंट होंगे उन सारी ईमेल अकाउंट की जो मेल है वो इस सर्वर के अंदर स्टोर होती हैं। और ये सर्वर सिर्फ और सिर्फ ईमेल को स्टोर करता है, तो इस मामले में इस सर्वर को एक नाम दिया जाता है और इसको हम कहते हैं मेल सर्वर। कि यदि आपने अपना अकाउंट जो है, ईमेल अकाउंट जीमेल के ऊपर बनाया है, तो आपकी जो सारी मेल्स होंगी वो जीमेल के मेल सर्वर पर स्टोर होती हैं, वो आपके मोबाइल या फिर आपके कंप्यूटर के अंदर स्टोर नहीं होती परमानेंटली। जो ये इस प्रकार का निशान दिखाई देता है, जो ये एम सिंबल दिखाई देता है, ये क्या होता है, ये एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ये क्या होता है, ये एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, और इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं मेल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और इस मेल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का क्या कार्य होता है, इसका कार्य सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आपके ईमेल अकाउंट को, आपके ईमेल अकाउंट पर आई हुई मेल को, ईमेल को दिखाने की जो जिम्मेदारी होती है, यानी कि जो सर्वर के ऊपर ये ईमेल आई है, इनको जो दिखाने की जो जिम्मेदारी होती है, जिस सॉफ्टवेयर की होती है, उस सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है, उसे हम कहते हैं मेल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यानी कि दो चीजें हमें सीखनी है, दो चीजें में पहली चीज कौन सी, मेल सर्वर। कि भाई मेल सर्वर क्या होता है, कि भाई आपके अकाउंट पर जो भी ईमेल आती हैं, या फोन के माध्यम से देखते हो या कंप्यूटर के माध्यम से देखते हो, वो परमानेंटली ना तो फोन में स्टोर होती, ना आपके कंप्यूटर के अंदर स्टोर होती। वो स्टोर होती हैं एक बड़े से कंप्यूटर के अंदर, जिसके ऊपर आपने अपना अकाउंट बनाया है। अगर जीमेल के ऊपर बनाया है तो जीमेल का अपना खुद का एक कंप्यूटर होता है बड़ा सा, और उस बड़े से कंप्यूटर को हम कॉमन सी भाषा में उसको क्या बोलते हैं, सर्वर कहते हैं। और सर्वर, जिसने भी जीमेल के ऊपर अकाउंट बनाया होगा उनकी सारी ईमेल्स इस सर्वर के ऊपर स्टोर होती हैं, और इस सर्वर को हम क्या बोलते हैं, इसे हम कहते हैं मेल सर्वर।
जीमेल का भी क्या होगा, मेल सर्वर होगा। तो आपकी जो सारी मेल्स हैं वो सारी परमानेंट आपके कहाँ पर स्टोर होती हैं, एक बड़े से कंप्यूटर के अंदर स्टोर होती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, मेल सर्वर कहते हैं। लेकिन हम इनको देखने के लिए एक सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे कहा जाता है मेल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो पहली चीज क्या लिखोगे आप, मेल सर्वर। किसी भी ईमेल अकाउंट की ईमेल्स स्थायी या फिर परमानेंटली, स्थायी रूप से या परमानेंटली सर्वर पर स्टोर रहती हैं, उसे मेल सर्वर, हालांकि ये कंप्यूटर ही है, ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ क्या है, इसकी स्पीड और जो मतलब इसका कार्य है वो एक प्रकार का विशेष कार्य है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी बात की मैंने, मेल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य है यूजर को सर्वर की ईमेल्स रीड, राइट या नई ईमेल बनाना हो, या सारी ईमेल्स को मैनेज करना होता है। भाई कोई सेंट आइटम्स में है तो उसको डिलीट करना हो, या कोई ड्राफ्ट्स में है उसको भेजना हो, वो सारी जिम्मेदारी, मतलब आपके अकाउंट पर जितनी भी ईमेल आ रखी है या आपको नई ईमेल भेजनी है, तो वो सारी जिम्मेदारी कौन से सॉफ्टवेयर की होती है, मेल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की होती है। जब आप नई ईमेल एक तरीके से बनाना चाहते हो, कि मान लो कि आपको आपका जो यूजर नेम है, आपकी जो ईमेल आईडी है वो कुछ इस प्रकार से हो, abc@gmail.com, और मान लो कि एक दूसरा दूसरा ईमेल एड्रेस है, और दूसरा ईमेल एड्रेस है xyz@gmail.com। आप ये चाहते हो कि भाई अपने इस अकाउंट से इस अकाउंट के पास एक नई ईमेल जो है वो एक तरीके से भेजना चाहते हो, तो क्या होगा कि आपको ये मेल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ऊपर कुछ एक इस प्रकार का बॉक्स दिखाई देगा, और उस बॉक्स के अंदर क्या लिखा हुआ होगा, उस बॉक्स के अंदर लिखा हुआ होगा कंपोज। और जैसे ही आप इस कंपोज के ऊपर क्लिक करोगे, जैसे ही आप इस कंपोज के ऊपर क्लिक करोगे, तो क्या होगा, पूरी नई ईमेल लिखने का एक पूरा स्ट्रक्चर जो है, एक पूरा ढांचा जो है वो आपको दिखाई देगा। कि जैसे जो कंपोज है, इस कंपोज का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, न्यू ईमेल भेजने के लिए। न्यू ईमेल भेजने के लिए हम कहां पर क्लिक करेंगे, कंपोज के ऊपर क्लिक करेंगे। और जैसे ही आप कंपोज के ऊपर क्लिक करते हो, तो आपको क्या होगा, कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार की जो एक फोटो है वो आपको दिखाई देगी। ठीक है ना, जिसके अंदर अलग अलग चीजें जो हो वो आपको लिखी हुई होंगी, कि जैसे टू लिखा है, या सीसी लिखा है, या बीसीसी लिखा है, या सब्जेक्ट लिखा है, कुछ इस प्रकार से। ये पूरा पूरा ईमेल का एक स्ट्रक्चर होता है, पूरी ईमेल की संरचना होती है। और इसके ठीक ऊपर यहां पर आपको क्या दिखाई देगा, यहां पर आपको दिखाई देगा फ्रॉम। और फ्रॉम में आपको अपनी ईमेल आईडी जो है वो एक तरीके से लिखी हुई दिखाई देगी, abc@gmail.com। और जो टू है, टू के अंदर जिसके पास आप भेज रहे हैं वो उसकी जो ईमेल है वो आपको कहां दिखाई देगी, वो टू के अंदर दिखाई देगी। यानी कि फ्रॉम, फ्रॉम मतलब जो सेंडर है, जो भेज रहा है, और टू जो रिसीवर है, यानी कि प्राप्त कर रहा है। और उसके साथ साथ और चीजें हमें दिखाई देंगी, जैसे सीसी है जिसको हम कार्बन कॉपी कहते हैं, बीसीसी जिसका अर्थ होता है ब्लाइंड ब्लाइंड कार्बन कॉपी, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। कि आप ये चाहते हो कि भाई जो टू के अंदर
टू के अंदर जो ईमेल एड्रेस लिखा हुआ होता है वो ईमेल एड्रेस किसका होता है, जो मुख्य प्राप्तकर्ता हो। यानी कि मुख्य प्राप्तकर्ता का जो ईमेल एड्रेस लिखा जाता है वो किसके अंदर लिखा जाएगा, टू के अंदर लिखा जाएगा। लेकिन अगर आप ये चाहो कि भाई इस टू के साथ यानी कि मुख्य प्राप्तकर्ता के साथ किसी और व्यक्ति के पास या किसी और यूजर के पास भी ये ईमेल जाए, उनको आप कहां पर मेंशन कर सकते हो, उनको आप कार्बन कॉपी के अंदर मेंशन कर सकते हो। यानी कि मुख्य प्राप्तकर्ता के साथ किसी और के पास भेजना हो तो उसकी उसका जो ईमेल एड्रेस है वो कहां पर जाएगा, वो सीसी के अंदर जाएगा। उसके बाद जो एक और होता है बीसीसी। बीसीसी का अर्थ क्या होता है, बीसीसी को हम कहते हैं, बी का अर्थ है ब्लाइंड और सी का अर्थ है कार्बन और फिर सी का अर्थ है कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी का कि भाई यदि यदि आप किसी ईमेल यदि आप किसी ईमेल को यानी कि अगर ये कोई इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन को टू के और सी के यानी कि इन दोनों के अलावा किसी तीसरे व्यक्ति के पास भी भेजना चाहते हो, लेकिन कंडीशन ये है कि भाई मैंने इस व्यक्ति के पास भी ये मैसेज भेजा है, इसकी जानकारी ना तो टू को पता लगे ना सीसी को पता लगे, तो उसका जो ईमेल एड्रेस लिखा जाता है वो कहां पर लिखा जाता है, वो बीसीसी के अंदर लिखा जाता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। यानी कि उन जिन ईमेल एड्रेस को आप ब्लाइंड कार्बन कॉपी में रखोगे उनके पास वो ईमेल्स जाएगी, लेकिन उसकी जानकारी ना तो टू को मिलेगी और ना किसको मिलेगी, सीसी को उसका पता नहीं लगेगा। ठीक है ना, मतलब इनकी जो जानकारी है, जो इसकी जानकारी है वो ना तो टू को पता लगती ना सीसी को पता लगती कि भाई हाँ ये मैसेज या जो ईमेल है वो एक तरीके से इस व्यक्ति के पास भी गया है। उसके बाद जो अगला ऑप्शन है सब्जेक्ट का, मतलब विषय। कि भाई जैसे हम जब छोटे थे 8वीं 10वीं के अंदर, कि भाई जब हम प्रार्थना पत्र लिखते थे तो उसके अंदर विषय लिखते थे कि भाई ये प्रार्थना पत्र लिखने का जो विषय है कि भाई कोई छुट्टी मतलब एक तरीके से बीमारी, मतलब भाई बीमार हो गए वो कुछ इस प्रकार से। तो जो सब्जेक्ट है कि भाई ईमेल का विषय क्या है वो क्या आता है हमारा, इसके अंदर आता है। उसके बाद जो ये पूरा स्ट्रक्चर है, जो ये पूरा स्ट्रक्चर की बात की जाए, जो ये पूरा पोर्शन है, जो ये कंप्लीट पोर्शन है जिसके अंदर आप इंफॉर्मेशन टाइप करके लिखते हो, जिसके अंदर आप इंफॉर्मेशन टाइप करके लिखते हो, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको एक नाम दिया जाता है और इसको हम कहते हैं ईमेल बॉडी। इसको क्या कहा जाता है, ईमेल बॉडी जो है वो एक तरीके से कहा जाता है कि भाई जो एक तरीके से आपने क्या किया कि वह हिस्सा जहां पर क्या करते हो, आप अपनी इंफॉर्मेशन टाइप करते हो, तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा ईमेल बॉडी। और उसके साथ में क्या करते हो, आप नीचे एक छोटा सा पोर्शन बनाते हो और उस छोटे से पोर्शन के अंदर अपना नाम, डेजिग्नेशन या कंपनी नेम जो है यानी कि अपनी व्यक्तिगत जानकारी वहां पर लिखते हो। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको एक नाम दिया जाता है, इसको हम कहते हैं ईमेल सिग्नेचर। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है ईमेल सिग्नेचर। यानी कि जहां पर किसी की व्यक्तिगत जानकारी कि भाई जिसने ये ईमेल भेजी हो उसकी जानकारी जो लिखी जाती है वो बिल्कुल ईमेल बॉडी के अंदर बिल्कुल नीचे दिखाई जाती है कि भाई ये नाम क्या है, उसका पद क्या है, ये सारी जानकारियां। इन सारी जानकारियों को एक तरीके से क्या कहा जाता है, ईमेल सिग्नेचर जो है एक तरीके से कहा जाता है। ठीक है ना, मैंने इसके अंदर की भाई जो टू है कि जो ईमेल प्राप्त करता हो, सीसी मतलब कार्बन कॉपी, बीसीसी मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी, सब्जेक्ट, बॉडी, और इसके साथ साथ कि भाई आप इस जानकारी के साथ ये जो इंफॉर्मेशन लिखी है इस जानकारी के साथ कोई डेटा अगर अटैच करना हो, कोई डेटा यानी कि कोई फोटो अटैच करनी हो, फोटो साथ में भेजनी हो या वीडियो साथ में भेजनी हो या पीडीएफ फाइल साथ में भेजनी हो, तो उसके लिए कुछ एक इस प्रकार का सिंबल, इस प्रकार का निशान प्रयोग किया जाता है और इस निशान को एक नाम दिया जाता है, इसको हम कहते हैं पेपर क्लिप। इसको क्या कहा जाता है, इसको नाम दिया जाता है पेपर क्लिप।
और ये निशान किसका होता है? ये निशान होता है अटैचमेंट का, कि जब भी ईमेल इंफॉर्मेशन के साथ यदि आप कोई अन्य डेटा, वीडियो, फोटो अगर साथ में भेजना चाहते हो तो वहां कहां पर अटैच की जाती है? उसके लिए एक अटैचमेंट का ऑप्शन होता है। तो ये सारा स्ट्रक्चर कब तैयार होता है? जब आप किसी के पास ईमेल भेजते हो तो ये सारा स्ट्रक्चर जो हो आपको दिखाई देगा। और इसके बारे में भी मैंने क्या किया है कि मैंने एक अलग से कि भाई इसके अंदर हर एक चीज जो है वो मेंशन की है कि भाई टू के अंदर क्या होता है कि जिस व्यक्ति को ईमेल भेजनी हो उसका पता जो है वो एक तरीके से यहाँ पर लिखा जाता है। उसके बाद कि भाई सीसी, जिसको हम क्या कहते हैं? कार्बन कॉपी कहते हैं। सब्जेक्ट, जिसके अंदर मतलब विषय, कि भाई जो सेंड है या अटैचमेंट है, अटैचमेंट का क्या कार्य होता है, या ईमेल बॉडी क्या होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी क्या होता है, इसके बारे में जो है वो एक तरीके से डिटेल जानकारी, कि भाई आपको दोबारा फिर से कोई ऐसी राइटिंग या लिखने वाली समस्या जो है वो आपको मतलब वो दिक्कत ना हो, तो मैंने सारी चीजें यहाँ पर आपको मेंशन कर दी है। उसके बाद जब आप अपना ईमेल फोल्डर एक तरीके से खोलते हो, जब आप अपना ईमेल अकाउंट खोलते हो तो उस ईमेल अकाउंट के अंदर आपको अलग अलग फोल्डर जो हैं वो आपको दिखाई देंगे। अलग अलग फोल्डर में जैसे पहले फोल्डर की बात करें तो सबसे पहला फोल्डर आपको क्या दिखाई देता है? इनबॉक्स दिखाई देता है। और इस इनबॉक्स के अंदर कौन सी ईमेल्स आती हैं, या फिर इनको अगर हम एक इंपॉर्टेंट एक फोल्डर के रूप में देखें कि आपके ईमेल अकाउंट के ऊपर कोई भी ईमेल अकाउंट आपका है abcxyz@gmail.com, कोई भी आपका ईमेल अकाउंट है, तो उस ईमेल अकाउंट के ऊपर जितनी भी ईमेल्स आती हैं या ईमेल्स आप भेजते हो या कोई अन्य प्रकार की ईमेल आती हैं, तो प्रत्येक टाइप की, प्रत्येक प्रकार की ईमेल को रखने के लिए उस ईमेल अकाउंट पर एक फोल्डर होता है। अलग अलग फोल्डर होते हैं और उनमें उनमें जो सबसे पहला फोल्डर होता है उस फोल्डर को हम क्या बोलते हैं? उसे हम कहते हैं इनबॉक्स। और इस इनबॉक्स के अंदर क्या होगा कि जो कोई भी दूसरा व्यक्ति अगर हमें ईमेल भेजेगा तो वो सारी ईमेल हमें कहां दिखाई देंगी? वो हमें इनबॉक्स के अंदर दिखाई देगी। उसके बाद जो ईमेल हमने भेजी है उसको रखने के लिए एक फोल्डर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? सेंट फोल्डर कहते हैं। उसके बाद कि आपने क्या किया, आपने कोई ईमेल टाइप की और उस ईमेल को क्या कर दिया? सेंड कर दिया, लेकिन किसी कारणवश वो अगले व्यक्ति के पास अगर वो नहीं पहुंची, कि अगले व्यक्ति के पास वो नहीं पहुंचे, कि भाई उस आपके पास इंटरनेट ना हो या अगले के पास इंटरनेट ना हो, कि आपने उस मेल को भेज दिया लेकिन अगले व्यक्ति के पास वो नहीं पहुंची, तो वो जो ईमेल एड्रेस होगी, वो ईमेल होगी, वो आपकी कहां पर, कौन से फोल्डर के अंदर स्टोर होती है? वो आपके आउटबॉक्स के अंदर स्टोर होती है। ठीक है ना? कि जो ईमेल हम भेजते हैं वे पहले यहां अस्थायी रूप से रहती हैं और भेजे जाने की प्रक्रिया में रहती है, यानी कि टेम्परेरी रूप से जब तक हमने उस मेल को जब तक वो ईमेल किसी यूजर के पास यानी कि दूसरे व्यक्ति के पास नहीं पहुंची, तब तक वो कहाँ रहेगी? वो आउटबॉक्स के अंदर रहेगी। उसके बाद ड्राफ्ट्स के, कि भाई जो हमने ईमेल लिख दी लेकिन उस ईमेल को हमने किसी के पास नहीं भेजा, तो वो ईमेल आपकी कहाँ पर स्टोर होती है? वो आपकी ड्राफ्ट्स के अंदर स्टोर होती है। उसके बाद एक ऑप्शन और होता है स्पैम या फिर जंक का, कि भाई कोई ऐसी अनवांटेड ईमेल्स आ गई, कोई प्रचार से related, कोई एडवर्टीजमेंट रिलेटेड आपके पास ईमेल आ जाए, तो वो कौन से के अंदर स्टोर होती है? वो आपकी स्पैम यानी कि जंक ईमेल फोल्डर के अंदर वो स्टोर होगी। उसके बाद जो अगला फोल्डर आता है वो अगला फोल्डर आता है आपका ट्रैश या बिन, यानी कि जो ईमेल आपने किसी भी फोल्डर में से, चाहे वो इनबॉक्स है, सेंट आइटम, आउटबॉक्स, किसी भी फोल्डर में से आपने किसी ईमेल को डिलीट कर दिया, तो डिलीट हो करके वो ईमेल आईडी जो ईमेल है वो आपके कौन से फोल्डर के अंदर आ जाती है? वो आपकी ट्रैश के अंदर आ जाती है। ठीक है ना? उसके बाद इंपोर्टेंट मतलब जरूरी, कि भाई किसी फोल्डर के अंदर आपको ये लगा कि कोई ईमेल आपको बहुत जरूरी है, तो आप उसको इंपॉर्टेंट मार्क कर दोगे, तो वो क्या होगी? वो आपके इस फोल्डर के अंदर चली जाएगी। कि यदि आपके अकाउंट पर कोई ऐसी ईमेल हो जो क्या है? इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, तो वो ईमेल अगर आप उसको इंपॉर्टेंट मार्क कर दोगे तो वो आपकी कहाँ चली जाएगी? वो आपके इंपॉर्टेंट के ऊपर चली जाएगी। ठीक है ना?
और उसके अलावा भी आपके 2-3 फोल्डर और होते हैं जिनको हम किस में कंसीडर करते हैं, जिनको हम एडवर्टीजमेंट के अंदर कंसीडर करते हैं। कि कई बार आपने देखा होगा कि किसी फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से या बैंकिंग से कार्य से रिलेटेड आपके पास आपके ईमेल अकाउंट के अंदर ईमेल आती रहते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं, उनको एडवर्टाइजिंग या कमर्शियल ईमेल जो है उनको कहा जाता है। और उनके अलग अलग फोल्डर होते हैं। कि जैसे अगर कोई कंपनी या कोई संस्था आपको भेजे तो उनको हम क्या बोलते हैं, कमर्शियल ईमेल भेजते हैं, कमर्शियल ईमेल कहते हैं। उसके साथ साथ कि भाई कुछ एक ईमेल जो है वो आपको ऐसी दिखाई देंगी, किसी कंपनी ने आपको ईमेल कर दिया कि भाई हमारे इस प्रोडक्ट के ऊपर इतना ऑफर चल रहा है, या हमारा जो मतलब इतना डिस्काउंट चल रहा है। तो उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं प्रमोशनल ईमेल। वो आपके किस फोल्डर के अंदर दिखाई देंगे, आपकी प्रमोशन के फोल्डर के अंदर दिखाई देंगे। एक आपका न्यूज लेटर ईमेल होता है जिसके अंदर आपको जो आपकी खबरें होती हैं, समाचार जैसे जो रिलेटेड खबरें होती हैं वो आपकी कौन से के अंदर दिखाई देगी, न्यूज लेटर के अंदर वो दिखाई देंगे। उसके बाद जो ईमेल्स आपकी बैंक से रिलेटेड होती हैं उन ईमेल को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शन ईमेल कहते हैं। कि भाई आपने किसी के पास कोई रुपए भेजे या आपके पास रुपए आए या कोई बैंकिंग आपने ट्रांजैक्शन की, तो वो सारी चीजें किसके अंदर, वो उन मेल को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शन ईमेल कहते हैं। ठीक है ना। उसके बाद अलग अलग ईमेल और भी हैं, टारगेटेड ईमेल होती हैं, स्पॉन्सर्ड ईमेल होती हैं, बल्क ईमेल होती हैं, बिहेवियर ईमेल होती हैं, जिनके अपने अलग अलग मतलब कि भाई भेजने के या फिर कार्य के अलग अलग तरीके होते हैं। ठीक है जी। उसके बाद उसके बाद हम बात करें जो एक सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन रहता है, और वो इंपॉर्टेंट पोर्शन रहता है हमारा प्रोटोकॉल का। कि जब भी मान लो कि आप अपने कंप्यूटर के अंदर कोई ईमेल आईडी चला रहे हो, और वो ईमेल आईडी है xyz@gmail.com, और दूसरा कोई कंप्यूटर है या दूसरा मोबाइल है जिसके अंदर ईमेल एड्रेस चल रही है xyz@gmail.com, और आप ये चाहते हो कि भाई आप इस कंप्यूटर से कोई ईमेल यहां तक भेजना चाहो। तो जब भी एक कंप्यूटर से ईमेल भेजी जाती है और दूसरे कंप्यूटर पर ईमेल रिसीव की जाती है, या इसके साथ कोई डेटा अटैच करके भेजा जाता है, पीडीएफ अटैच करनी हो या वीडियो अटैच करनी हो, कुछ भी अटैच करना हो, तो डेटा ईमेल को भेजने के लिए, ईमेल को रिसीव करने के लिए आपको अलग अलग प्रकार के प्रोटोकॉल की आवश्यकता होती है। यानी कि कभी भी हमें ईमेल भेजना हो या ईमेल रिसीव करना हो या ईमेल के साथ कोई डेटा को भेजना होता है, तो उसके लिए हमें अलग अलग प्रकार के प्रोटोकॉल जो हैं वो प्रयोग करने होते हैं। और उन प्रोटोकॉल में हम बात करें तो एक जो सबसे पहला प्रोटोकॉल आता है, वो सबसे पहला प्रोटोकॉल आपका कौन सा होता है, वो होता है आपका एस एम टी पी, जिसे कहा जाता है सिंपल सिंपल मेल सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जो दूसरे प्रकार का प्रोटोकॉल होता है उसे एक नाम दिया जाता है और उसे हम कहते हैं आई मैप। उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है आई मैप। और ये आई मैप का अर्थ क्या होता है, इसे हम कहते हैं इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। और तीसरे प्रकार का जो प्रोटोकॉल होता है उसे एक नाम दिया जाता है, उसे हम कहते हैं पीओपी। और इसी का एक अपडेटेड वर्जन है पीओपी 3। और पीओपी का अर्थ क्या होता है, इसे हम कहते हैं पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। और एक और प्रोटोकॉल प्रयोग किया जाता है और उस प्रोटोकॉल का नाम है MIME, जिसका अर्थ होता है, एम का अर्थ है मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। ठीक है जी।
MIME, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। तो क्या होता है कि जब भी हमें ईमेल का प्रयोग करके किसी व्यक्ति को ईमेल भेजनी होती है, या अपने अकाउंट पर ईमेल प्राप्त करनी होती है, या फिर हम ईमेल के ऊपर डेटा अटैच करके किसी के पास भेजते हैं, कोई वीडियो भेजते हैं, तो उसके लिए हमें अलग अलग प्रकार के प्रोटोकॉल की आवश्यकता होती है, जिसमें से एक कौन सा है SMTP, दूसरा कौन सा है IMAP, तीसरा कौन सा POP, और जो चौथा कौन सा होता है आपका MIME। सबसे पहले कि भाई जो एक सवाल रहता है, वो एक सवाल इनकी फुल फॉर्म के आधार पर पूछ लिया जाता है कि भाई आप SMTP की फुल फॉर्म बताइए, या IMAP की बताइए, या MIME की फुल फॉर्म बताइए। इसके आधार पर आपसे सवाल जो है वो एक तरीके से पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद जब हम इन प्रोटोकॉल की बात करें, जब हम इनकी प्रोटोकॉल की बात करें, कि जैसे मान लो कि मैं ये एक आपका मोबाइल है, और इस मोबाइल के अंदर ईमेल एड्रेस चल रहा है abc@gmail.com। और जाहिर सी बात है कि इसके अंदर अलग अलग आपको फोल्डर दिखाई देंगे कि भाई इनबॉक्स है, सेंट है, या फिर आपका जैसे आउटबॉक्स है, या फिर आपका ड्राफ्ट्स है। वो सारे फोल्डर जो हैं वो इसके अंदर होंगे। उसके बाद मैं मान लेता हूं कि जो दूसरी ईमेल आईडी चल रही है वो इस मोबाइल के अंदर है, और वो ईमेल आईडी है xyz@outlook.com। और इसके भी अलग अलग फोल्डर हैं कि जैसे इनबॉक्स, ड्राफ्ट्स, सेंट आइटम, और दूसरा आउटबॉक्स, एक तरीके से लगा लो आप। ठीक है। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि मैंने दो चीजों का एक्सप्लेन किया था, एक तो मेल सर्वर और एक मेल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कि मेल सर्वर क्या होता है? मेल सर्वर वो कंप्यूटर होते हैं जहां पर आपका मतलब आपकी जो ईमेल है, आपकी जो अकाउंट पर ईमेल होंगी, वो आपकी परमानेंटली स्टोर हो। यानी कि जो आपके मोबाइल पर, यानी कि इस अकाउंट की जो ये सारी ईमेल्स हैं, ये सारी ईमेल्स आपकी कहाँ स्टोर होती हैं? मेल सर्वर पर स्टोर होंगी। ये कहाँ स्टोर होंगी? ये कंप्यूटर के ऊपर स्टोर होंगी, और उस कंप्यूटर को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं मेल सर्वर। अगर ये जो आपने ईमेल है वो जीमेल पर बना रखी है, यानी कि ये सर्वर जो होगा, ये सर्वर किसका होगा? जीमेल का होगा। उसके बाद कि भाई वही डिट्टो सेम कि भाई इस मोबाइल के अंदर ये ईमेल एड्रेस चल रहा है, और इस ईमेल एड्रेस पर जितनी भी ईमेल आती हैं वो आपके इस मोबाइल फोन के अंदर तो परमानेंटली स्टोर होती नहीं। वो परमानेंटली कहां पर स्टोर होती हैं? वो आपके मेल सर्वर पर स्टोर होती होती हैं। ठीक है ना। और इसके अंदर क्या? outlook.com, यानी कि ये आपका कौन सा मेल सर्वर होगा? ये आपका आउटलुक मेल सर्वर होगा। मतलब सिंपल आसान भाषा में कहें कि मोबाइल फोन के अंदर या कंप्यूटर के अंदर ईमेल आपकी परमानेंटली स्टोर नहीं होती। हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके उन जो ईमेल्स यहां पर हैं, इनबॉक्स के अंदर है, ड्राफ्ट्स के अंदर है, सेंट आइटम्स के अंदर है, हम सिर्फ और सिर्फ उनको मैनेज करते हैं। मैनेज करने का मतलब किसी के पास ईमेल भेजना हो, किसी को डिलीट करना हो, कुछ इस प्रकार से। लेकिन परमानेंटली कहां पर स्टोर होती हैं? वो मेल सर्वर के ऊपर ही स्टोर होती हैं। उसके बाद आप ये चाहते हो कि भाई आप यहां से आप इस मोबाइल से या इस ईमेल एड्रेस से कोई ईमेल जो है वो एक तरीके से भेजना चाहो, यानी कि ये एक प्रकार से सेंडर हो और ये क्या हो? एक प्रकार से रिसीवर हो। तो जो एक पूरा सिनेरियो बनेगा, जो पूरा प्रोसेस बनेगा, यहां से ईमेल यहां तक पहुंचने का जो एक पूरा प्रोसेस, जो पूरा सिनेरियो बनता है, वो किस प्रकार से बनता है कि आपने आपने इस मोबाइल के अंदर पूरी ईमेल जो है वो एक तरीके से टाइप कर दी, और टाइप करते ही आपने क्या किया? सेंड का बटन दबाया। तो क्या होगा कि वो सबसे पहले, मतलब ऐसा नहीं होता कि वो ईमेल जो है वो सीधा इस मोबाइल से इस मोबाइल तक पहुंच जाती हो। उसका जो सबसे पहला स्टेप होता है, सबसे पहला स्टेप क्या होगा? वो ईमेल आपके मोबाइल से आपके मेल सर्वर तक वो ईमेल जाएगी।
और इसे कहा जाता है ईमेल का पुश होना या ईमेल का भेजना। कि सबसे पहला स्टेप क्या होगा, वो ईमेल मोबाइल से कहां तक जाएगी, वो मेल सर्वर तक जाएगी। उसके बाद यहां से लेकर के मतलब आपके मेल सर्वर से दूसरे मेल का जो दूसरे मेल अकाउंट है उसके मेल सर्वर तक वो मेल जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद जब ये ईमेल यहां पर इस मेल सर्वर के पास आ गई तो इस मोबाइल को, कि जैसे आपने ईमेल भेजी पहले यहां पहुंची और उसके बाद ये ईमेल जो है यहां यानी कि मेल सर्वर के पास पहुंच गई, यानी कि इस अकाउंट जो अकाउंट है ये यहां पर मतलब एक तरीके से स्टोर है, इसकी सारी परमानेंट ईमेल यहां पर स्टोर होगी, तो इस ईमेल सर्वर के पास आ गई। तो क्या होता है, आप अपने मोबाइल के अंदर जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसका प्रयोग करके यहां इस ईमेल को क्या कर सकते हो, देख सकते हो। लेकिन पहली चीज, जो बिल्कुल शुरुआती सबसे पहला प्रोटोकॉल मैंने बताया, और वो सबसे पहला प्रोटोकॉल कौन सा, SMTP, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसे क्या कहा जाता है, इसे एक नाम दिया जाता है, इसे हम कहते हैं मेल या फिर ईमेल पुश या फिर ईमेल सेंड प्रोटोकॉल। कि जब भी ईमेल को भेजना हो, ईमेल को सेंड करना हो, और उसके साथ साथ किसी भी डिवाइस से ईमेल, मोबाइल से या कंप्यूटर से जब भी ईमेल को भेजना हो, या फिर किसी ईमेल को मेल सर्वर से दूसरे मेल सर्वर तक भेजना हो, तो उस मामले में प्रोटोकॉल कौन सा प्रयोग होगा, आपका SMTP प्रोटोकॉल प्रयोग होगा। कि आपने मोबाइल के अंदर मेल टाइप की और जैसे ही सेंड बटन दबाया तो इस मेल को भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग किया जाएगा, SMTP प्रोटोकॉल प्रयोग किया जाएगा। और ये कहां जाएगी, मेल सर्वर के पास जाएगी। अब इस ईमेल को इस मेल सर्वर से दूसरे मेल सर्वर तक भेजना है, तब भी यहां पर आपका कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग होगा, तब भी आपका SMTP प्रोटोकॉल प्रयोग होगा। कि जहां पर भी ये लिखा हो किसी एक मेल सर्वर से दूसरे मेल सर्वर तक ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग किया जाता है, तब आपका आंसर क्या होगा, SMTP होगा। उसके बाद जब आपको ये लिखना हो कि भाई किसी कंप्यूटर या मोबाइल से ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग किया जाता है, तब भी आपका आंसर क्या होगा, SMTP होगा। उसके बाद जो दूसरे प्रोटोकॉल होते हैं जिनमें से एक होगा आपका IMAP और दूसरा कौन सा होता है, दूसरा होता है POP। जब आपने जो ईमेल भेजी है वो दूसरे मेल के सर्वर के पास पहुंच जाती है, तो उस मेल को रीड करना हो या उसको मैनेज करना हो, मैनेज करना हो या फिर मेल को डाउनलोड करना हो, तो उस मामले में दो प्रकार के प्रोटोकॉल प्रयोग होते हैं। और वो दो प्रकार के प्रोटोकॉल कौन से, एक आपका IMAP और दूसरा कौन सा, POP। कि भाई किसी भी ईमेल को क्या करना हो, रीड करना हो, उसको मैनेज करना हो, मैनेज मतलब कि भाई इसको डिलीट करना है, कुछ भी रिसीव करना है, कुछ इस प्रकार से। और उसके बाद कि भाई इसको रिसीव करना हो, तो तब हम कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग करते हैं, हम IMAP का प्रोटोकॉल प्रयोग करते हैं। कि आपकी ईमेल आईडी जो आपकी ईमेल है वो मेल सर्वर पर आ गई, और उस मेल सर्वर से वो ईमेल जो है वो आपको अपने मोबाइल या अपने कंप्यूटर तक रीड करना हो या अपने कंप्यूटर या मोबाइल में डाउनलोड करना हो, तब आप कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग करोगे, आप IMAP का प्रयोग करोगे, ठीक है ना। उसके बाद जो तीसरा प्रोटोकॉल है जिसको हम क्या बोलते हैं, चौथा प्रोटोकॉल है जिसको हम क्या बोलते हैं, माइम, यानी कि मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन जिसको हम कहते हैं। कि ये कब काम करता है, कि जब भी हमें अटैचमेंट में कोई भी डेटा, कोई भी वीडियो, कुछ भी एक तरीके से भेजना हो, अटैचमेंट के अंदर किसी भी डेटा, किसी PDF, कोई डॉक्यूमेंट फाइल को अगर हमें भेजना होता है, तब हम कौन से प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं, हम MIME प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना।
तो ये हैं आपके चारों प्रकार के प्रोटोकॉल, SMTP, IMAP या PUP, और जो चौथा कौन सा है, जो फोर्थ है आपका MIME, कि भाई जब ईमेल भेजते समय हमें अटैचमेंट के अंदर किसी डेटा, कोई फोटो वीडियो को अटैच करना पड़ जाए, तब हम कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग करते हैं, किस प्रोटोकॉल की सहायता से भेजा जाता है, वो भेजा जाता है MIME प्रोटोकॉल की सहायता से। तो ये था आपका टोटल ईमेल का स्ट्रक्चर या ईमेल का जो पूरा सेशन, कि भाई ईमेल क्या होता है, ईमेल के कंपोनेंट क्या है, या ईमेल जो है किस तरीके से प्रयोग की जाती है, ईमेल एड्रेस क्या होता है, यूजर नेम @, वो सारी चीजें जो है एक तरीके से डिस्कस की, और उसके साथ साथ प्रोटोकॉल क्या होते हैं, किस तरीके से प्रयोग किए जाते हैं ईमेल के अंदर। जो मतलब एक आपका कुछ एक बच्चों के सवाल कुछ इस प्रकार से आते हैं कि भाई हरियाणा पुलिस और CET मेंस के लिए जल्दी से MCQ क्लास जो एक तरीके से स्टार्ट कर लीजिए। MCQ करवाने का तब फायदा है जब आपने थ्योरी पोर्शन बड़े अच्छे तरीके से कवर कर लिया हो। मेरा ऐसा मानना है कि लगभग लगभग क्लास के अंदर मैं ये चीजें एनालाइज करता हूं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका थ्योरी पोर्शन आज भी वीक है, कंप्यूटर को इतने अच्छे तरीके से आज भी वो समझ नहीं पाए, कि 100 में से लगभग 80-85% बच्चे ऐसे हैं। तो उस मामले में अगर मैंने MCQ करवा भी दिए तो MCQ मतलब उन बच्चों के लिए सर, मतलब बाउंसर एक तरीके से जाएंगे भाई, वो सर के ऊपर जाएंगे, उसका कोई, मैं सबसे पहले क्या करूंगा, थ्योरी पोर्शन, जितना भी थ्योरी पोर्शन क्लासेस के अंदर मुझसे कवर हो सकेगा, इंक्लूडिंग एडवांस कंप्यूटर, जो आपके C है या C++ है या पाइथन, जो बेसिक आपकी एग्जाम के अंदर आ सकती है, उनका एक थ्योरी पोर्शन कवर करके फिर हम डे बाय डे जो है वो एक तरीके से MCQ जो है वो कवर करेंगे। तो आज के लिए सेशन के लिए हम इतना ही रखते हैं। तो तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।